एवरीवन, वेलकम टू गो ट्यूटर चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फायरबेस होस्टिंग के बारे में। और फायरबेस होस्टिंग में हम ये सीखेंगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन को आप फायरबेस पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब होस्टिंग करने से पहले हमको एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करी है npx कमांड से, जो कि रिएक्ट की कमांड है। npx create - react app, देन फिर प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं। मैंने होस्टिंग रिएक्ट फायरबेस रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको हिट करेंगे एंटर, तो उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम किए तो अब हम npm start कमांड को रन करेंगे, जो कि आपका लोकल होस्ट :3000 पे एग्जीक्यूट होगा। लोकल होस्ट का मीनिंग है कि आपकी मशीन लोकली, इससे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है होस्टिंग -react फायरबेस, इस प्रोजेक्ट को हम लोकल होस्ट :3000 पे रन करेंगे। और अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे फायरबेस होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फायरबेस अकाउंट होना ज़रूरी है। तो फायरबेस अकाउंट होने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे फायरबेस अकाउंट को सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद URL टाइप करिए firebase.google.com। इससे आपका फायरबेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे एक गो टू कंसोल एक बटन दे रखा होगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप इसकी कंसोल मतलब कि डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप पूरी की पूरी एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं होस्टिंग की। अब हम डैशबोर्ड पे लैंड कर चुके हैं। यहाँ पे एक बटन आ रहा है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप फायरबेस के अंदर कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको फायरबेस के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, जिसके अंदर आप सारी की सारी होस्टिंग एक्टिविटीज़, डेटाबेस से रिलेटेड मतलब कि फायर स्टोर, ऑथेंटिकेशंस, इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। प्रोजेक्ट एक तरीके का फोल्डर है जो हम यहाँ पे बनाएंगे, पर ये बनेगा फायरबेस के अंदर। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ होस्टिंग -react फायरबेस। जस्ट रिलेट करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आप आई एक्सेप्ट द फायरबेस टर्म्स को सिलेक्ट करिए एंड प्रेस करिए कंटिन्यू। उसके बाद आपका गूगल एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम फायरबेस के क्रैश एनालिटिक्स, क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग, रिमोट कॉन्फ़िग, इस तरीके की चीज़ें या क्लाउड फंक्शंस, इस तरीके की एडवांस चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। तो हम इसको भी एनेबल ही रहने देंगे एंड प्रेस करेंगे। जब आप कंटिन्यू प्रेस कर दें, उसके बाद अगर आपने कभी पहले से गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाया हुआ होगा तो आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो अकाउंट मेंशन हो जाएगा। इफ़ अगर आपका अकाउंट मेंशन ना हो तो उसी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। उसके अंदर आप अपना अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने यहाँ पे नाम दिया है react फायरबेस। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी एनालिटिक्स की। तो यहाँ पे आप इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इन पे चेक कर दीजिए, चेक मार्क कर दीजिए। उसके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। विद इन 10 सेकेंड ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसके नीचे योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो आप कंटिन्यू पे प्रेस करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एक लोडर ओपन हो, जो आपके फायरबेस डैशबोर्ड के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप 3 तरीके की एप्लीकेशंस को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, iOS, एंड्रॉयड एंड वेब। और अलग से आपके पास एक यूनिटी का भी ऑप्शन है, जो गेम डेवलपमेंट के अंदर आपके
काम में आता है। यहाँ पे सिर्फ वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हम वेब होस्टिंग करने वाले हैं। और वेब होस्टिंग करने से पहले आपके कंप्यूटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको फायरबेस CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप एक न्यू टैब खोलिए, वहाँ पे आप टाइप करिए इंस्टॉल फायरबेस CLI एंड एंटर प्रेस करिए। उसके बाद आपके पास एक पहला लिंक आएगा जो कि पहला है फायरबेस CLI रेफरेंस। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरबेस को आप अपडेट कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायरबेस CLI भी 3 प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, विंडोज़, मैक ओएस एंड लाइनक्स। हम विंडोज़ पे सेटअप करना देखेंगे कि विंडोज़ में कैसे सेटअप होता है, पर आपको उससे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉलेशन हो पहले से। अगर Node.js आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए। अब आप यहाँ पे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब ओपन कर देगा। उसके बाद आपके पास एक डाउनलोड का पॉपअप ओपन होगा, जो कि फायरबेस CLI को डाउनलोड करने के लिए आपसे परमिशन पूछेगा। इफ़ अगर आपका सेट नहीं है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद वो डाउनलोड होने लगेगा। बैकग्राउंड में डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फायरबेस टूल डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते वक्त हो सकता है एक एरर मैसेज आए, जो कि मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसके बाद आप मोर इन्फो पे क्लिक करिए और रन एनीवे पे क्लिक करिए। ये मैसेज जो आता है, आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर नाम का एक एंटीवायरस है, जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर से। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली परमिशन देनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम मोर इन्फो पे क्लिक करके रन एनीवे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगे। जब ओपन हो जाएगा तो एक कमांड प्रॉम्प्ट की एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पे फायरबेस CLI लिखा हुआ होगा, और इसको थोड़ा सा टाइम दें तो इसके बाद यहाँ पे फायरबेस लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी देर लेगा सेटअप करने के लिए। जैसे ही ये सेटअप हो जाए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्क्रीन ओपन हो गई है। ये अगेन एक एंटीवायरस की है। मेरे कंप्यूटर में 2 एंटीवायरस है, एक विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, और मैंने उसके अलावा एक अलग से सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है आपका फायरबेस CLI को ये ब्लॉक कर रहा हो उसकी इंस्टॉलिंग को, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके अलाउ कर सकते हैं। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, जहाँ पे आप यस कर सकते हैं, क्योंकि आपको एरर रिपोर्टिंग जो भी होगी वो यहीं पे मिल जाएगी, इसी फायरबेस CLI पे। तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे फायरबेस CLI पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एक URL आएगा, जहाँ पे आप देंगे और प्रेस करने के बाद आपके ब्राउज़र पे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके ब्राउज़र पे एक अलग न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहां पर आप इसके अंदर जिस अकाउंट से आपने फायरबेस को बनाया था, फायरबेस अकाउंट सेटअप किया था, आप उसी अकाउंट से इस पे लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक मैसेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको फायरबेस CLI को अलाउ करना पड़ेगा आपके अकाउंट पे। जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल। इसके बाद अपने फायरबेस CLI को ओपन करिए। अब उसकी कोई नीड नहीं है तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं। फायरबेस CLI को क्लोज कर दिया है। इसके बाद आपको फायरबेस के डैशबोर्ड पे आना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमको अपनी ऐप सेटअप करनी पड़ेगी। अभी तक हमने सिर्फ प्रोजेक्ट को सेटअप किया है, ऐप सेटअप करनी पड़ेगी। ऐप का मतलब है कि आप iOS की एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, एंड्रॉयड की, या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब हम होस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको वेब एप्लीकेशन को सेटअप करना पड़ेगा। तो अब हम क्लिक करेंगे वेब पे। तो वेब पे क्लिक करने पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी वेब ऐप का नाम देना होगा। यहाँ पे आप वेब ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे React-Hosting नाम रख रहा हूँ।
अब हम इसके अंदर फायरबेस होस्टिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हम ऑल्सो सेटअप के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे जो कि फायरबेस होस्टिंग को अलाउ करता है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम आ रहा होगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, होस्टिंग हाइफन रिएक्ट हाइफन फायरबेस। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, तो हमने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है, नो डिप्लॉय येट, मतलब कि ये अभी तक होस्टेड नहीं है प्रोजेक्ट। जो ऑलरेडी पहले से होस्टेड है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आप होस्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब आप रजिस्टर ऐप पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 सेकंड के आसपास। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट आ रही हैं, इन स्क्रिप्ट को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अब आप अपनी रिएक्ट ऐप पे आइए जो कि हमने सबसे पहले क्रिएट करी थी। वहाँ पे एक फोल्डर है पब्लिक नाम का, जिसके अंदर index.html है। आप उस फाइल को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप बॉडी सेक्शन के अंदर उस रिएक्ट स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दीजिए जो कि अभी आपने कॉपी करी थी। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फायरबेस CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम फायरबेस CLI को इंस्टॉल कर चुके हैं, पर हम अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसे सेटअप नहीं करा था। तो अब हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के कंसोल में आएंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा होस्टिंग के अंदर हम हैं कि नहीं। मतलब अब हम टर्मिनल पे आए, यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अब हम होस्टिंग रिएक्ट फायरबेस के अंदर हैं या बाहर हैं। तो अगर बाहर हैं तो अब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और फिर वहाँ पे ये कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पर फायरबेस CLI कमांड का पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि होस्टिंग रिएक्ट फायरबेस है। इस प्रोजेक्ट की नीड पड़ेगी आपको डिप्लॉय करने के लिए या फायरबेस की कोई भी फैसिलिटी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज करने के लिए। जब आपके प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो वापस से अपने उसी फॉर्म पे आइए और वहां पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी फायरबेस होस्टिंग को डिप्लॉय कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फायरबेस इनिट कमांड रन करने से पहले हमको अपने प्रोजेक्ट का npm run build चलाना होगा, जिससे कि हमारा एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। वो बिल्ड फोल्डर को हम होस्टिंग के अंदर डिप्लॉय करेंगे। जब कभी भी आपको React.js के कोड को होस्टिंग पर डिप्लॉय करना होता है तो आपको हमेशा रन npm बिल्ड चलाना होता है। ये हमेशा प्रोडक्शन बिल्ड बना के देता है आपको, जो कि होस्टिंग के काम आता है। अब अपने टर्मिनल पे आइए और यहाँ पे टाइप करिए फायरबेस इनिट। इनिट इस वजह से क्योंकि हम फायरबेस लॉगिन पहले से ही कर चुके हैं। तो फायरबेस इनिट करने का मतलब होता है कि आप अपनी ऐप को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप फायरबेस की होस्टिंग को यूज कर सकें। क्योंकि फायरबेस होस्टिंग फायरबेस का टूल है, तो उसके लिए हमने इसके जो ज़रूरत पैकेज हैं वो सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हम अपनी फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमारी रिएक्ट ऐप है, जिसके अंदर हमारी फायरबेस की सारी फंक्शनैलिटी है। तो हम उसी फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे इस ऐप को इनिशियलाइज करके। जैसे ही आप हिट करेंगे फायरबेस इनिट पे, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि आपसे पूछेगा आप प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आप यस करिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे आपके पास 6 ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला डेटाबेस, फायरस्टोर, फंक्शंस, होस्टिंग, स्टोरेज एंड इम्यूलेटर्स। तो आप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ होस्टिंग को। तो अगर आपको इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करना है तो आपको स्पेस बार का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी एरो की से उस पर्टिकुलर पार्ट पे आइए जहाँ पर होस्टिंग लिखा हुआ है, उसके बाद वहाँ पे स्पेस दबाइए। जब आप होस्टिंग को सिलेक्ट कर लें तो आप हिट करिए एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम फायरबेस डैशबोर्ड से
ऑलरेडी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर चुके हैं, तो हम उसी प्रोजेक्ट के साथ सेटअप करेंगे यहाँ पर। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए और एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अभी हमारे डैशबोर्ड में एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, होस्टिंग रिएक्ट हाइफन फायरबेस। तो अब हम उसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी, विच इसका मतलब है कि आप ऐसा कौन सा फोल्डर है जो कि आप लाइव करना चाहते हैं। तो अभी हमने पिछले स्टेप पे देखा था कि आप कैसे अपने फोल्डर की npm run build के थ्रू कंप्रेस्ड फाइल्स बनाते हैं जो कि आप डिप्लॉय करते हैं किसी भी होस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम उसी फोल्डर का नाम देंगे जो कि है build BUILD, और स्मॉल में ही देंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ को। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे बिल्ड का नाम देने के बाद, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सिंगल पेज ऐप को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीराइट करने पड़ेंगे यूआरएल्स को उसकी index.html से। तो आप इसको नो कर दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी। जैसे ही आप नो करेंगे और एंटर करेंगे, उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी index.html बिल्ड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो क्या उसको ओवरराइट करना है। तो आप यहाँ पर भी N प्रेस करेंगे। जैसे ही आप N प्रेस करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे firebase.json और .firebase RC आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी फायरबेस होस्टिंग से रिलेटेड। जैसे ही आपका यहाँ पे मैसेज आ जाए फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड, उसके बाद आप अपने अपना फायरबेस डैशबोर्ड या फायरबेस कंसोल को ओपन करिए जहाँ पे हम स्टॉप थे। उसके बाद कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फायरबेस कंसोल के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप वापस से टर्मिनल पे आइए और यहाँ पे कमांड आपको लिखनी है फायरबेस डिप्लॉय। ये कमांड आपकी क्या करेगी, जो कि आपने बिल्ड फोल्डर यहाँ पर सेटअप किया था फायर इनिट के अंदर, उस प्रोजेक्ट को, उस फोल्डर को आप डिप्लॉय कर रहे हो फायरबेस होस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर फायरबेस डिप्लॉय करने के बाद ये सारी फाइल को होस्ट कर रहा है आपके फायरबेस होस्टिंग के ऊपर। ये प्रोसेस आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप इसके लिए थोड़ा वेट करिए। जैसे ही आपका ये, तो आपके पास यहाँ पे 2 URL मेंशन होंगे। पहला URL तो आपकी अब डैशबोर्ड पे लेकर जाएगा जहाँ पर ये होस्टिंग हो रखी है, एंड सेकंड URL आपका जहाँ पर ये वेबसाइट आप ओपन करके देख सकते हैं अपने मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस पे। यहाँ के आप अपने कंप्यूटर पे आप चेक कर लीजिए अभी, या आप किसी भी मोबाइल पे या किसी और डिवाइस पे भी आप इस साइट को चेक कर सकते हैं जो अभी आपने सेटअप करके होस्ट करी है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फेवरेट ब्राउज़र पे टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी साइट को देख पा रहे होंगे जो कि लाइव हो चुकी है। अब आप अपने डैशबोर्ड पे आइए और अब हम यहाँ देखते हैं कि होस्टिंग को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है। देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे डेवलप नाम का एक मेन्यू आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से आपका होस्टिंग ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप होस्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका होस्टिंग का डैशबोर्ड, मतलब होस्टिंग की सारी कॉन्फ़िगरेशंस या होस्टिंग की सारी सेटिंग्स, यहाँ से आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ URL आ रहे हैं, जिन URL पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को खोल सकते हैं। अगर आप ये URL भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। अभी के लिए ये URL आपके जो नाम है आपके प्रोजेक्ट का, उसी के नाम से सेटअप है, क्योंकि अभी आपका कोई भी डोमेन नेम आपने रजिस्टर नहीं किया है इस फायरबेस होस्टिंग पे। तो आपको किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए एक URL की नीड होती है, एक डोमेन नेम की नीड होती है, जो कि आपको फायरबेस होस्टिंग फ्री में प्रोवाइड कर देता है। बट ये कस्टम नहीं होता, आपकी इच्छा से नहीं होता, ये रैंडम होता है, प्रोजेक्ट के नेम से होता है। तो इस
नाम को आप चेंज कर सकते हैं। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी कि आप कस्टम डोमेन को कैसे अपनी होस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसी लिंक के साथ काम करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। अब आप जैसे ही ये कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है यहाँ पर, जो कि आपकी होस्टेड हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हम इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन से अपने लोकल कंप्यूटर पे। अब वहाँ से हम देखेंगे कि ये जो भी कोड है ये आपका किस तरीके से आप वापस से डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना बिगनर के लिए भी। तो अब हम देखते हैं कि हम एडिट कैसे कर सकते हैं अपनी ऐप पे। तो आप अपना VS कोड को ओपन करिए और वहाँ पे जाइए src फोल्डर के अंदर app.js को ओपन करिए। वहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है हेडर का, उसको आप सारा कोड डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट करवाने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो app.js का कोड है वो सेव है कि नहीं है। जैसे ही आपका ये कोड सेव हो जाए तो उसके बाद आपको npm स्टार्ट करके चेक करना है अपने लोकल के ऊपर कि ये कोड फंक्शनल है या नहीं। होस्टिंग करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जितना भी कोड है उसकी कुछ लिमिट है, जो जितना आप पुश कर सकते हैं। तो उसकी लिमिट हम अभी आगे देखेंगे कि कितनी है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए जब आप होस्टिंग करें तो आपकी ऐप पूरी तरीके से फंक्शनल हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम npm स्टार्ट कर रहे हैं और लोकल:3000 पोर्ट नंबर पे हमने रन करी है एप्लीकेशन, और यहाँ पे वो मैसेज आ गया जो अभी हमने चेंज किया था। तो अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारी जो साइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर फंक्शनल है। अब हम इस एप्लीकेशन को होस्टिंग पे डिप्लॉय करेंगे, पर होस्टिंग पे डिप्लॉय करने से पहले आपको इसका npm run build मतलब बिल्ड क्रिएट करना होगा। आप उसी फाइल को ही होस्ट कर सकते हैं जो कि हमने फायरबेस इनिट में देखा था कि हमने वहाँ पे बिल्ड फोल्डर को इनिशियलाइज करा था। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फायरबेस डिप्लॉय को एंटर करके क्लिक करके एंटर कर देंगे तो उससे आपकी वापस से पुरानी ही वेबसाइट होस्ट होएगी, जो कि आप देख चुके हैं कि अभी हमने पहले कैसे बिल्ड बनाया था और अभी उसके अंदर जो भी बिल्ड का कोड है वो सारा का सारा कोड पुराना है। तो अभी आपको उस कोड को ओवरराइट करना है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे npm run build को रन करना पड़ेगा। जैसे ही आप npm run build हिट करेंगे वैसे ही आपकी एक नई बिल्ड फाइल क्रिएट होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे ही आपकी ये रन बिल्ड फाइल क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फायरबेस स्पेस डिप्लॉय लिख के एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा वो डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय करने के बाद वापस से आपके पास 2 URL आ जाएंगे, एक कंसोल का और एक आपकी वेबसाइट होस्ट जहाँ पर हो रखी है उसका। तो आप कुछ मत करिए, जो आपने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है उसी टैब पे जाइए और वहाँ पे उस टैब को रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अभी आपने कोड में चेंजेस करे थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गए हैं। तो अब आपकी ऐप यहाँ से फंक्शनल है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे थोड़ी सी और कुछ बारीक सी चीज़ें देखेंगे, सेटिंग्स देखेंगे कि अभी आप और क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो अब आप अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर आइए, वहाँ पे होस्टिंग जो सिलेक्ट कर रखी थी अभी आपने, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होस्टिंग के अंदर तो आपके डोमेन नेम आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट नेम से क्रिएटेड है। यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन और आ रहा है यूसेज, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि आप जब कभी भी वेबसाइट को या किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लिमिटेड मेमोरी मिलती है। तो अब हम उसी मेमोरी के बारे में थोड़ा देखेंगे। आप क्लिक करिए यूसेज के ऊपर। जैसे ही आप यूसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टोरेज का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपका मेमोरी साइज लिखा हुआ है, जितनी फाइल्स अभी तक आप डिप्लॉय कर चुके हैं। टोटल आपके पास 10 GB की बैंडविड्थ है, मतलब 10 GB का आपके पास स्पेस है जितना आप डिप्लॉय कर सकते हो कोड को। तो ये आपको फ्री मिला हुआ है। तो अभी तक आप 3 to 4.3 KB डिप्लॉय कर चुके हो 29 अगस्त को। ये यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है आपकी।
यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है डाउनलोड, ये अभी आपका यूज़ नहीं हो रहा है, ये बाद में यूज़ होगा। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसमें किस तरीके का रिफ्लेक्शन आता है। अभी के लिए आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। अभी के लिए आपका होस्टिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट है वो स्टोरेज है। अब आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करिए वापस से, और वहाँ पर भी हम अब कुछ मेजर चीज़ें देखेंगे कि कैसे काम करती है। अब अपने प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय कर रखा है, रिलीज़ जो कर रखा है अभी आपने, जो होस्ट हो रखा है प्रोजेक्ट, उसको हम रिलीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलीज़ हिस्ट्री आती है। तो अभी आपका जो भी करंट डिप्लॉयड है वो आपका यहाँ पे स्टार बना हुआ और करंट स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। पर जो आपने इससे पहले कोड डिप्लॉय करा था वो भी कोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 फाइल्स हैं और यहाँ पे 22 फाइल्स हैं। ये किसके अंदर है फाइल्स? ये सारी की सारी डिप्लॉय, जो हमने फोल्डर बिल्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था, ये फाइल्स उसकी फाइल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी अपना जो अभी का आपका कोड है वो रन ना करके आप पुराना कोड रन करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपका कोड डिप्लॉय है। तो यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं इन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास एक रोल बैक का ऑप्शन होगा। जैसे कि आप SQL भी पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर भी रोल बैक होता है। रोल बैक मतलब होता है कि आप पुरानी चीज़ को वापस से लेकर आना चाहते हो। जो आपका इससे पहले कोड था आप उसको होस्ट करना चाहते हो, उसको रिलीज़ करना चाहते हो। जैसे ही रोल बैक पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा करंट स्टेटस इस पे स्विच कर जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 फाइल्स हैं और यहाँ पर करंट स्टेटस जो स्विच कर गया है वो दूसरी फाइल पे स्विच कर गया है। और जो अभी आपने रोल बैक किया था उसकी भी यहाँ पे एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है जो भी आप एक्टिविटी होस्टिंग के ऊपर कर रहे हो। तो अब आप अपने टैब पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुराना कोड वापस से आ चुका है जो अभी आपने रोल बैक किया था। अब आप अगर पुराना कोड, मतलब जो इससे पहले कोड था, जो अभी लेटेस्ट कोड था, जो अभी हमने डिप्लॉय किया था थोड़ी देर पहले अपने टर्मिनल से, उसी कोड को आपको वापस लेकर आना है। तो आप उसी कोड को वापस से सिलेक्ट करके रोल बैक करेंगे तो अब आपका पुराना कोड वापस आएगा। आप चेक कर सकते हैं वही उसी टैब को रिफ्रेश करके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं वापस से आपका पुराना कोड भी डिप्लॉय हो चुका है और उसकी भी हिस्ट्री के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो अब आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में से जो रिलीज़ है, मतलब जो अभी हमने होस्ट करी हुई है फाइल्स, उनमें से किसी फाइल को डिलीट करना है। क्यों डिलीट करना है? क्योंकि वो स्टोरेज के अंदर, जो अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, 10 GB का स्पेस, जिसमें 3 to 4 KB के आसपास स्पेस लेता है, तो वो स्पेस इन्हीं फाइल्स का है जो अभी आपने डिप्लॉय कर रखी है। तो आपको यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ से डिलीट कर देनी चाहिए। तो आप 3 डॉट पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप अगर वहाँ पे स्टोरेज सेक्शन पे जाके देखेंगे तो आपकी थोड़ी मेमोरी कम हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अब आपका वो रिलीज़ जो है अब फायरबेस होस्टिंग पे नहीं है, मतलब वो बिल्ड फोल्डर अब नहीं है। तो अब आपको अगर उसी बिल्ड फोल्डर पे वापस जाना है तो आपको वो कोड से, अपने कोड से VS कोड के थ्रू npm रन बिल्ड करके वापस से कोड जनरेट करना पड़ेगा और वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं फायरबेस होस्टिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं इसी होस्टिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।